नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। चुनावी मौसम है, चुनावी सीज़न है और इसमें एक चीज़ जो हर राजनीतिक दल करते हैं वो है वादे। अब आप जानते हैं एक पार्टी तो गारंटी ले रही है, मोदी की गारंटी, उसके बदले में और बीजेपी के मैनिफेस्टो आने से पहले कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो अब सामने आ गया है। मैनिफेस्टो क्या होता है कि एक वादा कि यदि हम आए, यदि आपने हमें जिताया तो हम ये करेंगे। एक तरीके का यूँ समझिए विजन डॉक्यूमेंट कि ये हमारी सोच है, हम ये करना चाहते हैं। अब ये कौन लोग बनाते हैं और इसमें क्या सोच है जिसके तहत वो डालते हैं, और वो सोच पूरी कैसे होगी, वो प्रैक्टिकल कैसे बनेगी, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। आपको याद है 2019 में भी न्याय आया था, तो अभी भी न्याय का नया अध्याय सामने प्रस्तुत किया गया है। और हमारे साथ अभी यहाँ पर मौजूद हैं अमिताभ दुबे जी। आप मेंबर हैं कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी के। आपका बहुत बहुत स्वागत अमिताभ जी, द रेड माइक से बात करने के लिए। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहला सवाल, 2019 में भी न्याय आया था, 2019 का कांग्रेस पार्टी का न्याय और 2024 का कांग्रेस पार्टी के न्याय में सबसे पहला फ़र्क क्या है? वैसे बेसिक आइडिया वही है कि जो सबसे गरीब परिवार हैं उनके सामने काफ़ी कठिनाइयाँ हैं। शिक्षा का खर्च जो होता है, शिक्षा, भोजन, दवाई, स्वास्थ्य वगैरह जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनका किसी ना किसी तरह थोड़ी सी रिलीफ देना। तो इस बार आप अगर पिछली बार का 72,000 देखेंगे, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 1 लाख तक ही आ जाता है। तो मोटा मोटा वही उसी प्रकार का एक स्कीम है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ स्पेसिफिक में हम बात करें, क्योंकि इस बार हमने देखा कोई युवा न्याय अलग, नारी न्याय, ऐसे करके आपने अलग अलग फेजेस में उसको डिवाइड किया है। और उसमें भी कई बकेट्स हैं जिसमें ये है कि क्या, एक उसमें चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी वो ये थी कि 1 लाख रुपए दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप जो स्कीम। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसके बारे में, आप दर्शकों को बताइए ये क्या है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? तो रोजगार गारंटी, हाँ, एक हम इसे कहते हैं पहली नौकरी पक्की, लेकिन ये अप्रेंटिसशिप है। हाँ। हमारे 1961 का एक कानून है। हाँ। हम जिसके तहत हर कंपनी, किसी एक बड़े साइज़ की कंपनी को एक या साइज़ के अनुसार अप्रेंटिसेस लेने पड़ते हैं। हाँ। और इस योजना में वर्तमान में भी सरकार कुछ पैसे देती है। हाँ। इन कंपनीज़ को अप्रेंटिसशिप के लिए। अप्रेंटिस होता है जो जैसे वो काम करता है, काम करते हुए सीख लेता है, थोड़ा अनुभव आ जाता है उसके, जो भी उसका व्यापार हो या लाइन हो। इंटर्नशिप, हाँ, इंटर्नशिप टाइप का है, 1 साल का पेड इंटर्नशिप। ठीक है। और इसका आधा सरकार देगी, आधा कंपनी देगी। अभी सरकार कम हिस्सा देती है, 25% देती है। तो इस बार हम थोड़ा ज़्यादा देंगे, तो इस प्रकार कंपनियों का फ़ायदा होगा। लेकिन अभी एक बड़ी छोटी सी स्कीम है, तो हम इसे एक हक बनाना चाहते हैं, तभी इसे कह रहे हैं पहली नौकरी पक्की। और इसके अनुसार मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, और प्राइवेट कंपनीज भी मिलेंगी और पब्लिक सेक्टर में भी मिलेंगी। क्योंकि कई लोगों के लिए शायद प्लेसमेंट नहीं हो पाए प्राइवेट सेक्टर में, तो उनके लिए पब्लिक सेक्टर में या हेल्थ हो सके, एजुकेशन हो सके, जो भी जहाँ भी उनका अच्छा फिट होगा वहाँ एक उन्हें पद मिल जाएगा। अब ये मैं युवा न्याय देख रहा हूँ, उसमें कहा है 30 लाख सरकारी नौकरी। मैं समझ सकता हूँ ये केंद्रीय सरकारी नौकरियाँ हैं। बिल्कुल, स्टेट्स की आप बात नहीं कर रहे हैं। ये 1 लाख की स्टाइपेंड जो है ये इन 30 लाख नौकरियों के अलावा होगी। हाँ, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैं कहा अप्रेंटिसशिप। हाँ। ये 30 लाख जो है पक्की परमानेंट जॉब्स हैं। हाँ। जो हमारे युवा चाहते हैं। राहुल गांधी जी जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा पे गए तो बहुत बड़ी मांग थी युवाओं की, क्योंकि बेरोजगारी शायद सबसे मेन मुद्दा है आज इस चुनाव में। तो बहुत हर वर्ग से, हर जगह, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये मांग आई थी कि नौकरियां चाहिए और अच्छी क्वालिटी की नौकरियां चाहिए। ये संविदा टाइप की नौकरियां नहीं चाहिए। तो ये 30 लाख पक्की नौकरियां होंगी, परमानेंट नौकरियां होंगी, जिनके पद, इनमें से कईयों के मतलब पद अप्रूव भी सैंक्शनड हो चुके हैं, लेकिन फिल नहीं हुए हैं। फिल नहीं हो रहा है जी। अब मैं आता हूँ 1 लाख स्टाइपेंड अंडर अप्रेंटिसशिप। देखिए, और एक एक करके यही सवाल मैं किसान न्याय, श्रमिक न्याय, नारी न्याय और हिस्सेदारी न्याय सब मैं आपसे पूछूंगा। तो युवा न्याय में आप 1 लाख अगर स्टाइपेंड देंगे, आपने कैलकुलेट किया है कि किस पॉइंट तक और कितने लोगों को ये 1 लाख आप स्टाइपेंड देंगे? ये डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट्स के लिए है। हाँ, तो जितनी भी संख्या डिप्लोमा होल्डर और ग्रेजुएट्स की है, उनमें से कोई हिस्सा तो खुद ही नौकरी ढूंढ लेगा, लेकिन जो नहीं ढूंढ पाए उनका ये हक रहेगा
ठीक है। अब ये इसको आपने मैपिंग की है कि ये कितना होगा? एक तो कुछ होगा ना बॉल पार्क की, हम इतना एस्टिमेट लेके चल रहे हैं कि इतने लोग वैसे आएंगे। अगर आप जीएसटी का डेटा देखें तो लगभग 1 करोड़ छोटे बिजनेसेस हैं जहां कम से कम एक पद दिया जा सकता है। अब हर एक राजी होगा नहीं होगा ये देखना होगा, लेकिन जहां तक कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है, कई बिजनेसेस इस प्रस्ताव से खुश हैं क्योंकि उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको भी लेबर मिलेगा, तो उसका थोड़ा सा कॉस्ट सरकार ले लेगी और उनके पास कोई अप्रेंटिसशिप आ जाएंगे और फिर आगे जाके परमानेंट एम्प्लॉइज भी बन सकते हैं अगर उन्हें उनका काम अच्छा रहा। जब आप ये मैपिंग करेंगे, जाहिर सी बात है, एक हमेशा ये होता है कॉस्ट, ये एक्सचेकर को एक कॉस्ट है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक दिमाग में होगा ना कि अगर आप 1 लाख रुपए स्टाइपेंड साल की देने की बात कर रहे हैं तो ये कितने लोग हैं? सपोज से फॉर इंस्टेंस 10 लाख लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो 10 लाख इंटू 1 लाख, अब आप समझिए कि अमाउंट कितना ज़्यादा हो जाता है। हाँ, एक तो है कि हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे, जो लोग अप्रेंटिसशिप देना चाहते हैं वही देंगे, लेकिन उनका भी फ़ायदा है क्योंकि आधी रकम हम दे रहे हैं, आधा उन्हें देना होगा, तो एक सीधा बजट हाफ हो गया क्योंकि आधा तो वो देंगे। और हमें लगता है कि बहुत लोग इसे ले पाएंगे, तो इसमें बजट ये फ्री भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ हमारा जो न्याय पत्र हम कहते हैं इस पर फ्रीबीज़ हैं, ये फ्रीबी बिल्कुल नहीं है, ये काम के लिए आपको इनकम मिल रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बस मुफ्त में दिया जा रहा है, ये एक्चुअल वर्किंग हो रहा है। मैं समझ गया, लेकिन मेरा सवाल यही था कि जब भी आप कोई चीज़ वादा करते हैं या सोचते हैं तो उसका एक एस्टिमेट होता है कि इतने लोग आएंगे तो इतना एक्सचेकर पर बर्डन होगा, ये कॉस्ट कैलकुलेशन तो होगी। तो व्हाट इज़ योर कैलकुलेशन? आपने ये क्या सोचा है कि कितने लोगों के लिए ये स्कीम? ऐसे मैं आपको मिसाल के तौर पर, जब मनरेगा आया तो उस समय उसको बॉटमलेस पिट भी कहा जा रहा था, सब कुछ मनरेगा के फायदे भी हो रहे हैं, हमने कोविड में देखा। लेकिन मनरेगा में हमको आइडिया है कि कहाँ कितने लोग। इसका फिगर क्या है आपके? आपने मनरेगा का उदाहरण दिया। जब मनरेगा का स्कीम पहले लागू किया गया, पूरा सारी बुद्धिजीवी बिजनेस पेपर्स कह रहे थे अरे ये पॉपुलिज्म है, फ्री भी है, फलाना धमाका, बिल्कुल देश बर्बाद हो जाएगा। और ये भी डिमांड बेस्ड प्रोग्राम था, तो कोई कह नहीं सकता था कि एक्स एंटी इतने लोग आएंगे। पहले देखना था किनको इसकी आवश्यकता है, और वो सेल्फ टारगेटिंग एक सेल्फ सिलेक्शन का स्कीम था, और फिर पता चला कितने लोग आ रहे हैं। और आगे जाके हमने देखा कि इसका क्या योगदान रहा था, ना केवल लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर करने के लिए, लेकिन कोविड के समय पूरे देश को बचाने के लिए। तो ये होता रहता है, जब भी कांग्रेस कोई योजना लाती है, लोग कहते हैं अरे ये तो क्यूबा बन जाएगा, वेनेजुएला बन जाएगा, और फिर कुछ साल बाद देखते हैं कि मोदी जी जो खुद ही इसकी निंदा कर रहे थे संसद में, अब इसी पे पूरी तरह निर्भर हैं देश को बचाने के लिए। तो ये भी एक ऐसी स्कीम है, सेल्फ सिलेक्शन होगा, जिसकी उसकी आवश्यकता है वही लेगा, और ये काम करके पैसा मिलेगा। तो मान लीजिए 10 लाख लोग हों, 20 लाख लोग हों, ऐसा कुछ नंबर हो सकता है, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा। देखिए, एक सरकार का काम होता है स्कीम के डिटेल्स निकालना, पार्टी का काम होता है एक ऑब्जेक्टिव बताना कि यहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। तो मोटा मोटा डिटेल्स हमने दे रखा है। अब एग्जैक्ट स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट होगी, हमारी सरकार जब सरकार बनेगी तब डिसाइड होगा। लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर आप कह रहे हैं, वो जब स्कीम लॉन्च होगी तो तभी पता चलेगा कि कितने लोग इससे लाभान्वित होना चाहते हैं, क्योंकि ये एक सेल्फ सिलेक्शन होगा, जिसको इसकी ज़रूरत होगी वही सामने आके लेगा। ठीक है। एक चीज़ जो अमिताभ जी इसमें समझ में अभी भी नहीं आ रही है, जो मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि कॉस्ट का आपको फैक्टर तभी समझ में आएगा जब आपको ये पता हो कि आपके मेंटल कैलकुलेशन में आप कितने लोगों को समझ रहे हैं, मतलब आपकी टारगेट ऑडियंस की पॉपुलेशन कितनी है जिसको आप 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, उससे कॉस्ट निकलता है। हाँ, देखिए, हर साल करीब 1.5 करोड़ ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन हर एक इसका सिलेक्शन नहीं करेगा। हमारे अनुमान से मान लो 10 लाख लोग ले लेंगे, ये एक रफ एस्टिमेट हो सकता है, लेकिन ये मेरा एस्टिमेट है, ये पार्टी का एस्टिमेट नहीं है। मैं आपको बस समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। तो 10 लाख को अगर हम एक रफ मैं ज़रा कैलकुलेटर खोल लूँ क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो 10 लाख लोग अगर हैं और उनको अगर 1 लाख दिया जा रहा है, तो ये कैलकुलेटर ही फेल कर गया मेरा। इसमें साइडवेज करके देखिए, साइड पे करके देखिए। हाँ, ये आपने सही बोला। ये कितना हो गया? 1 लाख, 10 लाख। कैन यू काउंट? सॉरी, मेरी मैथ्स बहुत ही पुअर है। अच्छा, ये कितने करोड़ हो गया?
लाख करोड़, 1000 करोड़ या हाँ 10,000 करोड़, अब मुझे भी ओके हाँ। सो उतना बड़ा नंबर नहीं है शायद। हाँ 10,000 करोड़ हाँ का एक वित्तीय भार सरकार पर। हाँ, तो आपको लगता केंद्र है सरकार कि के लिए 10,000 करोड़ इतनी मेजर समस्या को हल करने के लिए उतना ज्यादा पैसा तो है नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट युवाओं में उसको सॉल्व करने के लिए आपको लगता है कि ये तो अगर बहुत- 10,000 करोड़ का, और ये अभी हम एकदम हाइपोथेटिकल बिल्कुल, सिचुएशन है, बिल्कुल। ये कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता बिल्कुल। है, आप कह रहे हैं ये नंबर। हाँ ये नंबर होगा। तो उतना बड़ा नंबर नहीं है। आप केंद्र के बजट को देखिए, 45 लाख करोड़ का बजट है, ये तो बड़ा छोटा नंबर निकला। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसान न्याय। जी लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी, लोन वेवर फॉर फार्मर्स, जीएसटी फ्री एग्रीकल्चर। लीगल गारंटी फॉर एमएसपी जो है, लोन वेवर तो चलिए देखिए हाँ, पहले ठीक भी है। होता था, हमने बिल्कुल। देखा है सरकारें ऋण माफ करती हैं। जीएसटी फ्री एग्रीकल्चर, अव्वल तो ये इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर और कृषि से जुड़े हुए जो ये सामान है, बड़ा स्पष्ट एक स्पष्ट मांग आई थी कि जो इनपुट्स जाते हैं एग्रीकल्चर में उनको जीएसटी फ्री किया जाए, क्योंकि इससे उनका जो रिटर्न होता है, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न, वो बहुत कम हो जाता है। तो वो बिल्कुल स्पेसिफिक है, जीएसटी, वो जो एग्रीकल्चर के जो इनपुट्स हैं उन्हें जीएसटी फ्री किया जाए। अब इसमें तो क्या ऐसा नहीं है कि है? हर चीज़ जीएसटी फ्री हो जाए। जैसे मैं आपको बता दूं, इनपुट में तो ट्रैक्टर भी हाँ। होता है, हाँ, इनपुट नहीं, में वो यूरिया लेंगे, खाद लेंगे, हाँ। वो बीज लेंगे, हम्म। अपने इक्विपमेंट्स लेंगे, वो हाँ। सारी चीजें आएंगी इनपुट में, ये सब जीएसटी हाँ। फ्री। अब एग्जैक्ट कौन सा होगा ये भी फिर से सरकार को देखना होगा। हाँ। क्योंकि हम इतना डिटेल नहीं कर सकते, क्योंकि आगे जाके जब सरकार बनी तो किसी ने कहा कि ए की जगह बी होना चाहिए, तो फिर लोग कहेंगे लेकिन आपने पहले कुछ और कहा था। हाँ। लेकिन ब्रॉड जो कॉन्सेप्ट है वो हम लागू करेंगे, एग्जैक्ट डिटेल सरकार डिसाइड जो करेगी। जो आप, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि जीएसटी फ्री एग्रीकल्चर, हाँ। यानी कि नहीं, आप जीएसटी। एग्जैक्टली वो तो आप स्लोगन देख रहे हैं, आप एग्जैक्ट प्रपोजल देखें तो थोड़ा और स्पष्ट है। अच्छा, ये तो मैनिफेस्टो मैं में। कांग्रेस का ही वो हाँ, निकाला लेकिन मैंने। ये जो हमारे सोशल मीडिया पे जो स्लोगन्स हेडलाइंस है ना, हाँ। वो है। अब आप अगर मैनिफेस्टो खोल के देखें तो कहेगा कि ऑन इनपुट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, तो लेकिन वही है, तो ये आपका ये कहना है कि ये स्पेसिफिक्स की इनपुट्स में, क्योंकि सारी, अब जैसे ट्रैक्टर भी जो है वो उसका इनपुट कॉस्ट ही है, जैसे सपोज नया खरीदा या किराए पे लिया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं। हाँ, तो इतनी डिटेल्स में अभी तो नहीं बता सकता। ठीक है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे खुशी है कि हमारे मीडिया मित्र हमसे इतने सवाल पूछते हैं डिटेल्स के बारे में, क्योंकि बीजेपी को कोई सवाल डिटेल्स के बारे में पूछता नहीं है कि ये कब होगा, कैसे होगा। बस हमारे लिए, क्योंकि हमें सीरियसली लोग लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर कांग्रेस कह रही है तो सोच समझ के कह रही होगी, तो लोग जानना चाहते हैं किस आधार पे हमने उनका कहा है। मैनिफेस्टो आएगा तो मैं दर्शकों से वादा करता हूँ कि उनसे भी पूछा जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग। नहीं, मैं अभी के बारे में नहीं कह रहा, मैं हर एक के बारे में नहीं, कह नहीं, रहा कोई हूँ। बात बहुत सवाल आ रहे हैं और आने भी चाहिए। और मोर देन प्रोबिंग अमिताभ दुबे, दिस इज अबाउट इंक्वायरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग I कि understand. क्या है इसके पीछे की थॉट। लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी, अब आप जानते हैं इसको लेकर के खासा बवाल हुआ है। बिल्कुल। वो बात अलग है, मैंने हमेशा ये नोटिस किया है कि जब पार्टियां विपक्ष में रहती हैं तो एक बात कहती हैं, सत्ता पक्ष में आती हैं तो कुछ और कहती हैं। लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी पर भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन यूपीए काल में क्या थी वो किसी से छुपी नहीं है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने क्या कहा था वर्सेस अब की सरकार क्या कहती है, उस समय की कांग्रेस पार्टी क्या कहती थी और अब की क्या कह रही है। सो उसमें द ओनली थिंग इज कि अब आप ऑपोजिशन हो गए, वो सरकार हो गई। लेकिन हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। हाँ। तो बस कहने की बात नहीं है, हमने वादा किया है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी, ये देखिए ये एक बहुत बहुत बड़ी गारंटी लेने की बात हो गई। इसमें भी स्पेसिफिक्स बहुत मायने रखे हैं। किसानों ने ये बोला है कि आप सब पे दो। किसानों का ये भी कहना है, जो किसान नेता हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं है। लोग इसमें अमाउंट बताते हैं कि 10 लाख करोड़ हो जाएगा या 40 लाख करोड़ का बर्डन हो जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ व्हाट इज योर कैलकुलेशन। किसानों का ये कहना है कि भाई हम कंज्यूम भी तो करेंगे, वी आर कंज्यूमर्स ऑल्सो, तो वो आप ये मत सोचिए कि आप हमें इतना पैसा सरकार ही दे रही है, आप हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो एक पहले मैं बताना चाहूँगा आपके दर्शकों की कि पहले जब ये खबर आई थी 10,000 करोड़ सरकार के, वो जो मतलब गोदी मीडिया ने पूरे हर जगह 10 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ वो फिगर 40 लाख करोड़ भी है। और जब वो तो 100 लाख करोड़ भी कर दीजिए, जो भी है। लेकिन सच्चाई ये है कि क्रिसिल जो एक मतलब एक सीरियस एजेंसी है, उन्होंने एक स्टडी किया कि अगर आज आप एमएसपी लीगल एमएसपी लागू करेंगे, यानी कि किसान को एमएसपी और जो मार्केट का भाव है उसका अंतर पूरी तरह मिले, तो 20,000 करोड़ का खर्चा होगा आज। 20,000 कहाँ, 10 लाख करोड़
10 लाख करोड़, कहाँ 20,000 करोड़। MSP guarantee on all crops? On all crops, no, on the 2 crops that are being guaranteed right now, I think. लेकिन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम तो इन्हीं का होता है, पैडी और वीट का। लेकिन मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि MSP गारंटी के कम से कम 3 तरीके हैं। एक है प्राइस, जो लीगल गारंटी आपने बता दी कि ये रेट होगा। दूसरा प्रोक्योरमेंट। ऐसा नहीं है कि हर किलोग्राम या हर क्विंटल का ऑफिशियल प्रोक्योरमेंट होगा, उतना ही प्रोक्योरमेंट होना चाहिए या होना आवश्यक है ताकि वो मार्केट रेट MSP के बराबर हो जाए। ये मार्केट इंटरवेंशन बनता है। और जहाँ आप प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते वहाँ मार्केट रेट और प्रोक्योरमेंट रेट के अंतर, भावांतर का कॉम्पनसेशन आप कर सकते हैं। कई राज्यों में हो रखा है। तो अलग अलग तरीके हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके पूरा ऑक्यूपाई कर लेंगे पूरे एग्रीकल्चर को। बस अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके द्वारा आप ये इंश्योर करेंगे कि किसान को सही प्राइस मिले। बस यही उसका मतलब है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अमिताभ जी, मैं आई एम वेरी क्यूरियस, अगर आप ये कहते हैं कि क्रिसिल की रिपोर्ट ये कहती है कि बर्डन 20,000 करोड़ का ही है या 10,000 करोड़ का ही है, फिर तो सरकार को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो यही हम मानते हैं। और ये किसान के जो संगठन है वो भी खुद ही कह रहे हैं कि इतना खर्चा नहीं होगा। अब 20 से शायद ज़्यादा हो के कुछ, क्योंकि और भी क्रॉप्स हम प्रोक्योर करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े वॉल्यूम में थोड़ी करेंगे। पर कोई तो लॉजिक होगा कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये इतना ही आसान होता तो आपको लगता है कि कोई भी सरकार, आप भी अगर सरकार में होते तो आप इतने से अमाउंट के लिए एक मुद्दा दे देते। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है इसके लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए। मान लीजिए आप ईस्टर्न यूपी बिहार की बात करें, वहाँ पे ये इतना बड़ा मुद्दा था नहीं पहले, अब जाके मुद्दा बना है क्योंकि वहाँ उतना प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा था। तो वहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा खर्चा वो इन्वेस्टमेंट साइड पे होगा। लेकिन वो तो एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट बना ना, वो फ्री थोड़ी बनी। तो इसको आप ये कह रहे हैं कि इसको आप रेवड़ी मत समझें। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये एक निवेश है। बिल्कुल सही। किसानों में, युवाओं में ये एक निवेश है जो कि आगे और वेल्थ जनरेट करेगा। और सालों से प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग कह रहे हैं कि रूरल में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, निवेश होना चाहिए, एग्रीकल्चर में ज़्यादा वैल्यू एडिशन होना चाहिए। तो ये एक स्ट्रैटेजी बन जाती है उसी को करने की। मुझे ये बताइए कि भाई ये तो अभी पिछले 10 ही साल से NDA की सरकार है, BJP की सरकार है। इससे पहले तो बहुत फॉर वेरी लॉन्ग टाइम कांग्रेस की सरकार थी। ये अगर इतना छोटा ही रकम थी या ये निवेश करके आप मतलब एक लॉन्ग टर्म में चेंज ला सकते थे, तो ये पहले क्यों नहीं लाया गया? पहली बात है कि आपको और आंकड़े दिखाते हैं कि UPA के शासनकाल में MSP बहुत अच्छा रेट दे रहा था और उसकी बढ़ोतरी अच्छी तरह हो रही थी, तो किसान काफ़ी खुश थे उस समय। फिर पिछले 8-9 साल में जाके ये मांग आई है और परेशानियां आई हैं और ये आंदोलन भी अभी आए हैं। पहले तो ऐसे आंदोलन नहीं हो रहे थे। तो ये मतलब ये एक रीसेंट फिनोमिनन है, क्योंकि जो भी कारण हो, मोदी जी को लगता है कि किसानों की रकम उतनी बढ़नी नहीं चाहिए। हालांकि उनका वादा था 2 गुना करने का, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं है। तभी ये लोग परेशान हैं। शायद झूठा वादा था और पूरा नहीं किया तो शायद लोग और परेशान हो गए। ठीक है। अच्छा, ये जो MSP गारंटी की आप बात कर रहे हैं, देखिए इसमें एक चीज़ जो अक्सर चर्चा में रहती है, निजी निवेश का कृषि क्षेत्र में आना और सरकार का हाथ बटाना और किसानों के लिए एक और ऑप्शन जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनकी तरफ से भी पैसे का कृषि क्षेत्र में आना, जिससे जो आपका एंड गोल है कि किसान की इनकम बढ़े वो पूरी हो। तो मैं आपकी अप्रोच और जो इससे पहले हमने जैसे वो कृषि कानून आए थे तो उसमें यही कहा जा रहा था कि भाई जो छोटे छोटे किसान हैं वो लाभान्वित होंगे जब प्लेयर्स जो हैं वो एंटर करेंगे, वो मिडिल मैन हटेगा, किसान को फ़ायदा होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ये जो आप MSP गारंटी कर रहे हैं इसमें ये काम मुख्य रूप से सरकार का है या इसमें निजी क्षेत्र का भी अगर योगदान हो तो उससे आपको कोई परहेज़ नहीं है? देखिए, पहली बात है कि जो पिछली बार जो काले कानूनों की बात कर रहे थे उस समय मिडिल मैन वॉज बीइंग रिप्लेस बाय बिग मैन। तो ये प्रॉब्लम था किसानों को। उनको पता था कि एक निजी मोनोपोली एक नए क्षेत्र में जो कई और क्षेत्रों में बन चुकी है, अब कृषि में जाके बनेगी और कृषि शायद सबसे बड़ा सेक्टर है इंडिया का। तो ये उनकी आपत्ति थी। अब हमारा मानना है, आप मैनिफेस्टो में देख लीजिए कि निजी निवेश हर क्षेत्र में हम उसका स्वागत करते हैं, उसको प्रोत्साहित करना चाहते हैं और उसको इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं। और कई हमारे मैनिफेस्टो में इसके बारे में प्रपोजल हैं। एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस किसान को सही रेट मिलना चाहिए।
तो अगर कोई निजी कंपनी आके प्रोक्योरमेंट कर रही है सही रेट पे तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने ये भी देखा है कि कई बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है और ये इस देश का दुर्भाग्य है किसान का कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी कम दाम में अपना हाँ, और ये कई जगह में होता है। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि कल को आप ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी भी कर दें और उसके बाद भी ऐसी परिस्थितियाँ रहें कि किसान मजबूर हो जाए कि वो औने पौने दाम पर अपना जो लागत है उसको। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं देना चाहता क्योंकि सरकार का हक है नीति बनाना, लेकिन ब्रॉडली अगर आइडियाज़ की बात करें, जैसे मैं कहा भाव अंतर एक तरीका हो जाता है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में वो जो मार्केट प्राइस है वो बहुत नीचे गिरी हुई है, तो वो रिसीट लेके वो जो भी भाव का अंतर है वो सरकार से ले सकता है। मतलब जो डिफरेंस है, जैसे सपोज अगर वो आपने 10 रुपये MSP सेट किया और उसको बाजार में उसका मोल जो है वो 5 रुपये मिल रहा है, तो 5 सरकार दे देगी। हाँ, 5 इतना कम नहीं होना चाहिए, लेकिन 10 की बजाय अगर 8 हो गया तो 2 सरकार दे देगी। और वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जितना भी लेना चाहें, जो भी 10 क्विंटल 20 क्विंटल जो भी सरकार डिसाइड करे। तो आप ये कह रहे हैं कि इस गारंटी में शर्तें होंगी कि आप मतलब हर गारंटी में कोई ना कोई शर्त, कोई अमीर आदमी गारंटी का फायदा थोड़ी उठा सकता है। मतलब मैं ब्रॉडली कह रहा हूँ। तो जहाँ भी आप प्रोक्योरमेंट देखें, हर राज्य में एक लिमिट होती है प्रोक्योरमेंट की, हर किसान से हम इतना लेंगे। अब ये लिमिट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये तो फिर बाद में जाके देखना होगा। मैं बस ब्रॉडली कह रहा हूँ कि अनलिमिटेड गारंटी नहीं होती। हाँ, क्योंकि ये कई बार देखा है कि किसान जो है वो प्रोड्यूस कर देता है और मार्केट फोर्सेस इस तरीके की होती हैं कि आपकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम, और उसी में दाम जो है वो धड़ाम हो जाता है, और इस चीज़ से गारंटी चाहता है किसान। तो ऐसे में तो इसमें भी आप कह रहे हैं शर्तें रहेंगी, तो मतलब ये ऐसी सिचुएशन आ सकती में शर्तें होती हैं। तो फिर तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है ना कि किसान फिर बोलेगा, जैसे आप कीनू देख लीजिए जो पंजाब में हुआ, सरकार के बड़ा कहने पर किसानों ने कीनू उगाया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया, लेकिन फिर वो उनको नहीं मिला, उनकी जितनी लागत थी वो भी नहीं मिल रहा था, तो गुस्से में आकर के उनको फेंकना पड़ा। हाँ, वो मैंने देखा था न्यूज़ में। हाँ। तो ये इस सिचुएशन से आप बचाने, सिचुएशन तो कोई भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। अभी हम बैठ के ये नहीं कह सकते हर सिचुएशन में हम ये करेंगे या वो करेंगे। ये तो हमने ब्रॉड पॉलिसी बनाई, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है सरकार करेगी। अच्छा, ठीक है, चलिए। इसका कोई एस्टिमेट है आपके पास? जैसे आपने क्रिसिल मैंने जैसे कहा क्रिसिल का तो बड़ा दे दिया, तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। दैट्स ट्रू, लेकिन हाँ, बट मोर क्रॉप्स आर आल्सो प्रोक्योर्ड। तो किसानों की डिमांड जो है वो मेरे ख्याल 20 या 21 23 क्रॉप्स 23 की। इसका कोई एस्टिमेट है? मेरे पास तो अभी नहीं। अब ये सब सरकार डिसाइड करेगी ना। फिर अमिताभ जी एक सवाल पूछा जाएगा कि सब सरकारी कर देगी, तो फिर आप मैं एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूं। नहीं, मैं समझ गया। जब आप सोचते हैं तो कुछ आपने एक कॉस्ट इम्प्लीकेशन सोचा होगा ना कि इसका इतना असर होगा। देखिए, सबसे मेन जो क्रॉप्स हैं उनका 20,000 लग रहा है, तो बाकी सब जोड़ के उतना नहीं बढ़ेगा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। अच्छा, हाँ। अब एग्जैक्ट क्या होगा, पॉलिसी बनेगी। हाँ। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ राइट ऑफ होता है, तो सब कहते हैं अरे भैया ये तो नेसेसरी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट वगैरह, और जब किसानों के लिए कुछ करते हैं तो क्यूबा वेनेजुएला लोगों को याद आ जाता है। तो लोगों को थोड़ी बराबर स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। जिस लेंस के थ्रू आप पॉलिसी ए को जांच करेंगे उसी लेंस से पॉलिसी भी, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि बड़े उद्योगपतियों के लिए कुछ भी सब्सिडी कर लो। उनका वो जैसे कि मैं उसका एक शब्द होता है PLI। हाँ, प्रोडक्शन लिंक्ड PLI की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्पेसिफिकली लोन कॉर्पोरेट टैक्स। एक तो लोन राइट ऑफ की बात, वो 16 लाख। फिर आपको याद होगा 2019 में 2 लाख करोड़ का टैक्स कट था प्राइवेट बिजनेसेस के लिए, और वो हर बिजनेस के लिए नहीं, 2 लाख करोड़ का था। 1.44 लाख करोड़ नहीं, 1.84 था। ओके जी, 1.84 था। और ये हर बिजनेस के लिए नहीं था, 0.7% ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस, यानी दी all businesses, Adani, Ambani, Mahindra, Airtel, the big business. I'm not saying there's anything wrong with it. What I'm saying is कि आपने उनको 2 लाख करोड़ का फ़ायदा दिया। यहाँ किसानों को हम अगर 2 लाख करोड़ का फ़ायदा जस्ट फॉर एग्जांपल देंगे तो अचानक सब लोग परेशान हो जाते हैं, हलचल मच जाता है। तो ये कैसा स्टैंडर्ड है? और ये महालक्ष्मी स्कीम की बात हम करेंगे, महालक्ष्मी में सबसे गरीब परिवार को हम दे रहे हैं, ठीक है? और यहाँ लोग हलचल मच रहा है सोशल मीडिया में, कम से कम मोदी जी लंबे भाषण दे रहे हैं इसके बारे में, लेकिन
आप बड़े बिजनेसेस को कुछ भी दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने मित्रों को जो देना है दे दें, और जो जनता है उसको जब देने का टाइम आता है तो परेशानी हो जाती है। जब कांग्रेस से बात करती है, अभी आपको मालूम होगा, आप ही की पार्टी के एक प्रोफेसर गौरव वल्लभ थे, उन्होंने कहा ये वेल्थ क्रिएटर्स को ना गाली निकालने की प्रथा गलत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस के अंदर ये इस मैनिफेस्टो के माध्यम से ये फितरत आ रही है कि आप जो वेल्थ क्रिएट कर रहा है उसको एक हे दृष्टि से देख रहे हैं, या आप ये चाहते हैं कि एक मानदंड जो उद्योग जगत के लिए है, बिल्कुल वही सेम रूल्स जो हैं वो कृषि जगत के लिए भी है, और किसी भी पैसे को निवेश की तरह देखा जाए, ना कि लाइक अ डोल या रेवड़ी। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक है, हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है, साफ कहा है कि हम भय से देश को मुक्ति देंगे। एक भय का माहौल फैला हुआ है देश में, और इसमें बिजनेसेस भी फंसे हुए हैं। हर रोज़ आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का तो मामला देखा है कि चंदा दो धंधा लो, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स के माध्यम से रेड्स होते हैं, हफ्ता वसूली सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इसके विक्टिम्स कौन है? ये तो बिजनेस हाउसेज हैं। तो ये भय का माहौल कौन फैला रहा है इनमें? और ये आप बताइए मुझे कि ये सारे बिजनेस हाउसेज अब बाहर, देश छोड़ के बाहर क्यों चले गए? सबसे टॉप उद्योगपति, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, हर साल 8,000 करोड़पति, ये आंकड़े किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी ने निकाले थे, देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं पिछले 10 साल से। सारे के सारे हमारे बिजनेसमैन लंदन में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, सिंगापुर में रह रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? कांग्रेस के कारण हो रहा है, या यहाँ कुछ मोदी जी की जो नीतियाँ हैं सबको डरा के भगा दिया है? और इसका ये इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ये इन्वेस्टमेंट रेट इतना लो इतने सालों से क्यों रहा है? क्योंकि ये आपको सोशल स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तभी इन्वेस्टमेंट होगा। तो हमारा मानना है कि इसके बिना इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी, और हम भय के माहौल को हटाएंगे। दूसरी बात है कि जैसे मैंने कहा कि जब कोई सब्सिडी नहीं, जब कोई बेनिफिट बड़े बिग बिजनेस को मिलता है तो लोग वाहवाही करते हैं, और जब गरीब को मिलता है तो लोगों को परेशानी होती है। तो जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल बराबरी होनी चाहिए। जब आप किसी पॉलिसी को एनालाइज करें तो न्यूट्रली एनालाइज करना चाहिए। हो सकता है कि हमारे कुछ पॉलिसीज़ में कुछ कमी हो, लेकिन ये बायस्ड एनालिसिस नहीं होना चाहिए। तो ये जो गारंटी ऑफ एमएसपी है, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात से, आप ये कह रहे हैं कि इसको एक निवेश की तरह देखा जाए कृषि क्षेत्र में, कि उसके बाद जब उसके रिटर्न्स आएंगे तो वो आपकी अर्थव्यवस्था के चक्के को नीचे से चलाना शुरू करें। और अभी जो एमएसपी का बेनिफिट ज़्यादा बड़े किसानों को मिलता है, छोटे किसान को कम मिलता है, आपको ये मालूम होगा। और जब छोटा किसान, मान लो अगर उसको उसे विश्वास हो कि मुझे एक बेनिफिट मिलेगा, वो जाके अप्लाई करेगा, वो अपने कागज़ भरेगा, तो वो डिजिटाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन भी बढ़ेगा। अभी तो बेचारा पड़ा हुआ है, कैश इकोनॉमी फंसा हुआ है, पूरी दिन रात टीवी पे लोग कहते हैं डिजिटल इंडिया। ये डिजिटल इंडिया को बहुत आगे बढ़ाएगा ये। तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो लोग शायद पूरी तरह समझ नहीं पाए। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूँ तीसरा न्याय जो है श्रमिक न्याय। इसमें आपने कहा है कि 400 डेली वेज अंडर मनरेगा एंड फ्री हेल्थ केयर ऑफ अप टू 25 लाख, यानी कि 25 लाख का बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, और 400 रुपये डेली वेज मनरेगा में, यानी कि मनरेगा में आय जो है उसको बढ़ाने की बात। यहाँ पर भी अब देखिए, ये तो स्कीम चली रही है और इसमें तो कोई मतलब डिस्प्यूट इसलिए नहीं है क्योंकि हमने उसके फ़ायदे, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, कोविड के दौरान देखे कि इस केंद्र सरकार को उसका बजट भी बढ़ाना पड़ा, तो वो उसका फ़ायदा देखने को मिला। फिर वो बजट कम भी हुआ क्योंकि अब ज़रूरत नहीं थी। आपको क्या लगता है कि आपका कैलकुलेशन मनरेगा को लेकर के क्या है? डू यू कंसिडर मनरेगा एज अ मेन स्टे, कि अब ये एक बार आ जाए और ये सपोर्ट की तरह हमेशा रहे, या फिर ये भी एक निवेश है कि आप एक बार लोगों को पैर पर खड़ा कर दें जब ज़रूरत हो, जैसे कि इस सरकार ने किया कोविड में, कि जब ज़रूरत थी तो उसमें बजट बढ़ाया, 91,000 करोड़ भी बजट गया, 1 लाख भी पार किया, लेकिन फिर वो घट के कम भी हुआ। व्हाट इज़ योर कैलकुलेशन? दिस इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी इन मेनी वेज, कि जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो बजट बढ़ा दो, तो वो सेफ्टी, सोशल सेफ्टी नेट बन गया। ये जो मनरेगा है और फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये दोनों सोशल सेफ्टी नेट्स हैं।
तो हम इस तरह देखते हैं। बस हमने वो जो वेज रेट बढ़ाने की बात की है, क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्टेड वेज रेट बहुत कम बढ़ा है, तो उसे नॉर्मलाइज करने के लिए हमने 400 की घोषणा की है। क्योंकि अभी कई जगहों में 200-250 तक का है, कई जगह 300-350 बढ़ चुका है। तो थोड़ी इक्वलाइजेशन के लिए हमने इसका घोषणा की 400 होनी चाहिए। और जो राइट टू हेल्थ तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हर एक को वैसे राइट टू हेल्थ केवल श्रमिकों के लिए नहीं है, हर नागरिक के लिए है, लेकिन हमने श्रमिक के साथ डाला है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको मतलब खर्चे का, स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य एक गरीबी रेखा में फिर से गिरने का एक बहुत अहम कारण है। तो कई लोग गरीब फिर से बन जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा होता है, कोई ऑपरेशन, कैंसर हुआ, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, 20-30 लाख खर्च हो गए, कहाँ से आएंगे, कर्ज लेना पड़ा। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए राइट टू हेल्थ हमने यहाँ डाला है। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखिए सरकारी अस्पताल में तो आप ये लागू कर देंगे, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल का नेट है, और वो उसमें हमने देखा राजस्थान मॉडल, उसमें राइट टू हेल्थ जब राजस्थान में आया तो जो जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे और क्लिनिक्स थे और डिस्पेंसरीज थे, हड़ताल कर दी उन्होंने कि भाई ये तो आप बीच क्यों। में ज़रूर हड़ताल की थी, लेकिन बाद में इसका ये हल हो गया था और वो ज्वाइन कर गए थे। कोई डिफरेंसेस थी पॉलिसी की, कोई एडजस्टमेंट हुआ और वो जुड़ गए। करेक्ट, ठीक है। इसमें तो मैं वो बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है कि पैसा, लेकिन मतलब वो ये आपका कैलकुलेशन कितना है कि क्योंकि 25 लाख हेल्थ इंश्योरेंस जो एक बहुत इट्स अ मैसिव जंप फ्रॉम अभी जो सरकार 5 है, 5 लाख है। 5 लाख को आप सीधे सीधे 5 गुना कर रहे हैं। हाँ, देखिए इसका ये मतलब नहीं है कि कॉस्ट आपका 5 गुना बढ़ेगा, क्योंकि जो केसेस हाई वैल्यू केसेस हैं वो कम होते हैं। हर एक को बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, हर एक को मतलब कैंसर नहीं होता, हर एक को मतलब बहुत बड़ी महंगी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब पढ़े तो उस समय तो उस समय तो वो तो जो एक्चुअरियल साइंस है जो इंश्योरेंस में, वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने केसेस की क्या प्रोबेबिलिटी है। और ये जब हमने राजस्थान में देखा है, ज़्यादा बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ा है इसका, कुछ ही केसेस होते हैं। जी, अब मैं आना चाहता हूँ, अच्छा इससे पहले नारी न्याय पे आए। एक चीज़ जो विच इज़ हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी किया था इस पर, गिग वर्कर्स। और जो सबसे बड़ी दिक्कत जो समझ में आई गिग वर्कर्स की, कि उसको आप कहते तो गिग हैं, गिग मतलब होता है टेम्परेरी, कि मैं कुछ और कर रहा हूँ, साथ में 2 घंटा ये भी कर लिया, 3 घंटे। वो गिग का काम ही 14-14, 16-16 घंटे का हो जाए, तो फिर वो गिग नहीं हुआ। वो तो आप ये सोचिए कि मतलब फुल टाइम जॉब का भी डबल हो गया। तो और ओवर टाइम का सवाल ही नहीं, ओवर टाइम का तो सवाल ही नहीं है। मतलब ये मान लिया जाता है कि आप गिने गिग में जाएंगे, लेकिन आप काम करेंगे फुल से भी ज़्यादा। इसके लिए क्या है? तो जहाँ तक कि हमारा न्याय पत्र है, हमने बस ये कहा है कि जो गिग वर्कर्स हैं और जो असंगठित, क्योंकि उनकी संख्या और भी बड़ी है, गिग वर्कर्स तो ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी वगैरह करते हैं। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स तो बहुत, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। पहले उनको सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, जीवन बीमा, एक्सीडेंट बीमा, इन चीज़ों से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, क्योंकि ये लोग बेचारे दिन रात सड़कों पे दिखाई देते हैं। कम से कम एक्सीडेंट इंश्योरेंस तो उन्हें फ्री में मिलना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस क्योंकि कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर फिर अलग से हमारी एक पेंशन योजना जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो जब ये लोग आगे जाके, शायद उनके सेविंग्स उतने नहीं होंगे, लेकिन आगे जाके पेंशन तो 1000 रुपये का, मतलब अभी का जो हम बता रहे हैं, आगे जाके तो बढ़ जाएगा। तो ये सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हम उन्हें देना चाहिए। उनकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में डायरेक्ट इंटरवेंशन अभी मांग नहीं आई थी, मांग आई थी सोशल सिक्योरिटी की। ठीक है, क्योंकि निजी क्षेत्र में है, तो कम से कम उनको सोशल सिक्योरिटी मिल जाए। नारी न्याय, हाँ, 1 लाख एनुअल कैश ट्रांसफर टू वुमेन, 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स, 50% रिजर्वेशन, ये आप कैसे लागू करें? तो ये नंबर बहुत बड़ा लग रहा है। हाँ, लेकिन मैं आपको नहीं, आबादी से अनुपात है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ। और आबादी से भी नहीं, जो ग्रेजुएट, आप देखिए हर साल क्लास 12 में से 48% गर्ल्स निकलती हैं, BA BSc में 54%, और पोस्ट ग्रेजुएट में शायद 60 से ज़्यादा % है। और मार्क्स लड़कों से ज़्यादा रहते हैं। वो तो है ही, वो तो हमारे समय भी हो रहा था। तो इसमें उतनी कोई कठिनाई हमें नहीं लगती होने वाली है। अच्छा, एक दूसरी बात है, ये महिला सुरक्षा की चर्चा होती है, और लेकिन इसका समाधान करना बड़ा मुश्किल है, खास करके सेंट्रल लेवल पे, क्योंकि स्टेट लेवल पे कुछ शायद कर सकते हैं। तो हमने कहा है कि एक तो IPS में रिजर्वेशन होगा 50%, तो कुछ समय बाद जो संख्या है पुलिस ऑफिसर्स की पूरे देश में बढ़ेगी, फीमेल। तीसरी बात, CRPF, BSF जैसे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनमें हम 33%
आरक्षण लाएंगे। तो हमारा मानना है कि जब, और इसका वैसे एविडेंस भी है, काफ़ी स्टडीज़ हैं जो दिखाती हैं कि जब महिलाओं की संख्या डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में बढ़ती है तो जो नीतियां हैं उसमें भी परिवर्तन आता है, एक अच्छा परिवर्तन आता है कि जो वेलफेयर बेनिफिट्स साइड उसमें थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, जो कोर्सिव एपरेटस होता है ना, जो डंडा मार का जो कल्चर है वो कम हो जाता है। तो इसमें मुझे लगता है कि जो जैसे भय का माहौल जिसकी मैं बात कर रहा था, ये एक स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन है कि हमारी पूरी जो सोसाइटी है उसमें थोड़ा, जैसे कि आजकल कई लोग कहते हैं कि बड़े मैस्कुलिनाइजेशन हुई है सोसाइटी की और पिटाई होती है लोगों की। आपको पता है कि जो ये वैल्यूज़ हैं, मैस्कुलिन वैल्यूज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए, कई लोगों का मानना है। तो हमें लगता है कि अगर हम महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाएंगे, खास कर कि सरकारी पदों में, जिम्मेदार पोजीशंस में, तो इसका एक बेनिफिट होने वाला है। अब आप 50% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं ऑलरेडी एक कास्ट लाइंस पर रिजर्वेशन का एक मॉड्यूल है, वो ओबीसीज के लिए भी है। तो इसमें ये उससे अलग नहीं हो सकता, इसी कोटा के अंदर वो वाले कोटास होंगे। तो जितनी महिलाएं हैं उनमें से SC ST OBC का सब कोटा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन कोटों में भी, क्योंकि उनकी आबादी 50% है, सो 50% ऑफ द OBC कोटा, 50% ऑफ द SC कोटा, 50% ऑफ द ST कोटा, इस तरीके से आप कह रहे हैं। ये आबादी के अनुपात में होगा उन सब कैटेगरीज में, या कैसे? जो हमने डिसाइड किया है कि महिला की कैटेगरी के अंदर ये कैटेगरीज होंगी। अब फुल उस पर निर्भर होगा कि कितने लोग अप्लाई करते हैं और कितनी पोजीशन भरी जाती हैं, तो ये थोड़ा टेक्निकल मामला हो जाता है। लेकिन ब्रॉडली जो भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है, संवैधानिक जो भी हमें करना है वो किया जाएगा और हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन होगा। अब आते हैं ये जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र की बात है, 1 लाख रुपए एनुअल कैश ट्रांसफ़र टू विमेन। राहुल गांधी का एक बयान भी सुना हमने जिसमें वो कह रहे थे कि ये पैसा जो है वो साल में इतना आएगा, सीधा आपके अकाउंट में आ जाएगा, एकदम खटाखट ट्रांसफ़र होता रहेगा और एक झटके में गरीबी मिट जाएगी। ये उनका बयान था। ये बहुत बड़ी रकम होने जा रही है। मतलब एज एन आइडिया, एज अ कॉन्सेप्ट, महिलाओं के पास विमेन, उनको वित्तीय रूप से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुहैया कराना, उस दृष्टि में एट अ थ्योरेटिकल लेवल ये एक बहुत प्रभावी कदम दिखता है। 1 लाख रुपए एनुअल कैश ट्रांसफ़र टू विमेन, ये आबादी बहुत बड़ी हो जाती है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप वो फिगर इमेजिन भी कर सकते हैं? देखिए, हमारी आबादी 140 करोड़, उसका आधा, ठीक है, उसका आधा नहीं। हाँ, मैं समझाऊंगा। एक हमने कहा है कि सबसे गरीब परिवारों को मिलेगा, ये हर एक को नहीं मिलेगा, ठीक है, जिसको ज़रूरत है। हाँ, जिसकी ज़रूरत है। और वो गरीब परिवार बहुत हैं, 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं। नहीं, 80 करोड़ लोग राशन, ये मोदी जी को समझाना है कि अगर देश में इतनी तरक्की हो रही तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की क्या आवश्यकता है, लेकिन वो अलग सवाल है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 10-11% गरीब लोग हैं इस देश में। तो मान लीजिए अगर 25-27 करोड़ परिवार हैं तो 2.5 करोड़ 2.7 करोड़ फैमिलीज हो जाएंगी। तो बस मैं ये नहीं कह रहा हमारे घोषणा पत्र, हमारी पार्टी ने ये एक्सरसाइज नहीं किया, मैं बस आपके साथ एक थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि अगर 1 लाख हर एक को दिया तो 2.5 लाख करोड़ to 3 लाख करोड़ ऐसा कुछ नंबर निकलता है। अब जब योजना बनेगी तब एक्चुअल नंबर आ जाएगा। लेकिन मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम 2 लाख करोड़ बेनिफिट कॉर्पोरेट टैक्स कट में देते हैं तो लोग परेशान नहीं होते, लेकिन जब सबसे गरीब परिवारों को अपने हर रोज़ की परेशानियों को दूर करने के लिए हम पैसा दे रहे हो, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, उनके पूरे परिवार को फ़ायदा होगा। एब्सोल्युटली, है ना, बच्चे की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, खाना पीने के लिए, कुपोषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको पता है, स्टंटिंग, वेस्टिंग छोटे बच्चों की, और मोदी के शासनकाल में इसमें कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो इन सारी समस्याओं का हल, का समाधान इस प्रकार हो सकता है। ठीक है, मैं समझ गया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये राजस्थान मॉडल पे मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि उसको बहुत क्लोजली स्टडी किया, देखा, और उसमें ये देखा कि एक राजस्थान का अपना एक जन आधार कार्ड बना
जिसमें लोग जाते थे काउंटर में और वो देखते थे कि भाई आप बताइए हम सरकारी कौन कौन सी स्कीम का लाभ ले सकते हैं। तो वो कैलकुलेट करके कंप्यूटर बता देता था कि इन 10 स्कीमों में से इन 3 स्कीमों का लाभ आपको मिल सकता है। सिलेंडर इतने में मिल जाएगा, ये फलानी स्कीम इतने में। एट अ सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल सपोज अगर किसी महिला के अकाउंट में 1 लाख रुपए जा रहे हैं सालाना, लेकिन वैसे हर महीने जाएंगे। हाँ, हर महीने हाँ, मतलब डिवाइड बाय 12 ये जा रहा है। उसके अलावा क्या फिर वो मनरेगा का भी लाभ ले सकती हैं? फिर क्या वो किसी और स्कीम का भी लाभ ले सकती हैं, या फिर ये सारी चीज़ें आप बैठ के कैलकुलेट करेंगे? तो मैं फिर से मैं मैं आपका सवाल मैं समझ गया और सही सवाल भी है। अब जब सरकार बनेगी, पहले मुझे ये कहना ज़रूरी है कि जब सरकार बनेगी ये सारी डिटेल्स डिसाइड होंगे, लेकिन ये सही है कि थोड़ा लॉजिक होना चाहिए। जो ओवरलैपिंग स्कीम्स हैं उनका एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपको दो जगह से एक ही बेनिफिट ना मिले, तो थोड़ा सा रैशनलाइजेशन होना पड़ेगा। लेकिन कितना होगा, कैसे होगा, ये तो सरकार ही बता पाएगी जब सरकार बनेगी। बट यू सेइंग ये रैशनलाइजेशन ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि आप, मेरा मानना है कि करना पड़ेगा, किसी हद तक तो करना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ राजस्थान मॉडल में भी हो रहा था कि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ का लाभ ले रहे हैं तो फिर वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो दूसरी स्कीम दिखाएगा ही नहीं, रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। तो देखिए, जब हमारी सरकार बनेगी, ऐसा नहीं कि अगले दिन हम सारी योजनाएं लागू कर देंगे। सोच समझ के जांच होगी, स्टडी होगा और फिर 6 महीने 1 साल बाद लागू की जाएगी। सो मैपिंग ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उसके बाद उसके आधार पर उनके अकाउंट नहीं खुले हैं तो वो खोले जाएं, और उसके बाद जैसे जनधन अकाउंट, बिल्कुल वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये तो उसके बाद हाँ, ये तो काफ़ी साल से जनधन की आपने बात की। जनधन के पहले 25 करोड़ अकाउंट तो यूपीए ने खुद खोले थे, फिर जनधन ने आगे 35-40 करोड़ और खोले हैं। तो ये तो लगातार चल रहा है, तो ये सब होना पड़ेगा। मतलब इसकी दो राय नहीं हो सकती कि सिस्टमैटिकली होना है। ठीक है। तो महिलाओं की पॉपुलेशन, आपका ये कहना है कि उसको आप 140 करोड़ से हाफ मत देखिए, उसमें जहाँ तक कि महालक्ष्मी का सवाल है ऐसा न देखिए, सिर्फ गरीब परिवारों के लिए है। गरीब परिवारों के लिए। और उसमें फिर एक रणनीति आपके हिसाब से ऐसी भी बननी चाहिए कि जो ओवरलैपिंग स्कीम है, जैसे कि अगर आप मनरेगा में, अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, क्योंकि अभी तो ये सरकार नहीं बनी है आपकी और ना ही सरकार ने कोई निर्णय लिया है, लेकिन इन योर कैलकुलेशन आपका ये मानना है कि अगर आप किसी एक स्कीम का इसमें लाभ ले रहे हैं तो ऐसे देखना होगा कि आप ओवरलैपिंग स्कीम का डबल मनरेगा मैं इसमें नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि मनरेगा एक इमरजेंसी स्कीम है। अगर बहुत ज़रूरतमंद व्यक्ति लेना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो अलग अलग बेनिफिट्स हैं, जो कहीं अलग अलग मिनिस्ट्रीज से आ रहे हैं, उनमें कुछ रैशनलाइजेशन होना ज़रूरी होगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं जो आखिरी है, और वो है हिस्सेदारी न्याय, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इसके बारे में तो हमने देखा ही है कि इतना चर्चा हो रही है। सेटलमेंट ऑफ ऑल FRA क्लेम्स विद इन 1 ईयर। मुझे ये समझाइए, ये क्या चीज़ है? ये जो है ट्राइबल एरियाज़ खास करके में बहुत डिमांड आया है कि जो FRA क्लेम्स हैं ये चलते जाते हैं, क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं, कई लोग बहुत मतलब क्या हुआ? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, तो उसमें बड़े क्लेम्स होते हैं लैंड रिलेटेड वगैरह वगैरह, तो ये चलते रहते हैं। तो एक बड़ी मांग आई है इनसे कि इन्हें जल्द से जल्द किया जाए। तो ये मोटा मोटा ये एक प्रस्ताव आया था, तो हमने स्वीकार कर लिया। ठीक। अब मैं आपसे एक चीज़ लास्ट में बस यही पूछना चाहता हूँ, और ये अक्सर हमेशा कहा जाता है, देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन नेशन बिल्डिंग, ये एक सवाल होता है। और राजनीतिक रूप से आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी को घेरा गया है ये बोल करके कि आपने एक पूरी मुहिम छेड़ी हुई है अगेंस्ट प्राइवेट सेक्टर, उनको क्वेश्चन करना और उनको इस तरीके से दिखाना कि ये समाज के और अर्थव्यवस्था के कोई विलन है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ऐसी आपकी सोच है? जैसा बताया गया है कि आपने विलेनाइज कर दिया है कॉरपोरेट सेक्टर को, क्या कॉरपोरेट सेक्टर वेल्थ क्रिएटर नहीं है? क्या वो देश को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? और क्या उनके साथ साझेदारी करके सरकार स्कीमें नहीं बना सकती? इसकी कोई दो राय नहीं है, कॉरपोरेट सेक्टर वेल्थ क्रिएटर्स हैं और देश में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आप उनसे खुद पूछिए कि जो भय का माहौल है ये किसने पैदा किया? ये मोदी सरकार ने पैदा किया है। ये इन्होंने, आपको पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कैसे क्या सिस्टम है, ये लोगों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं,
उनकी बैलेंस शीट देख के कहते हैं अच्छा फलाना करोड़ रुपए मुझे दीजिए, उनको कोई चॉइस नहीं होता, उनको देना पड़ता है। ये सिस्टम खुलेआम हो रहा है, सब जानते हैं, बंद कमरों के बीच। आपसे भी उन्होंने आपको तो बताया होगा, कई लोगों को बताया कैसे होता है। तो ये जो सिस्टम इन्होंने एक बिल्कुल अथॉरिटेरियन सिस्टम इन्होंने लगा रखा है। तो इसमें ये यूपीए के टाइम, कांग्रेस के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था। ये बिल्कुल जैसे कि ध्रुव राठी ने शायद कहा 80% डिक्टेटरशिप तक पहुंच गया, अब बाकी 20% रह गया। तो ये बिल्कुल बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, सारे के सारे बड़े बिजनेसमैन तो दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर चले गए हैं। ये क्यों चले गए हैं? अगर यहाँ स्थिति इतनी अच्छी है प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए, तो हम क्यों चले गए हैं? तो हमने साफ लिखा है कि एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर होगा यहाँ पे, जो कानून है उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी, जो भी कार्रवाई होगी। और जो जहाँ भी कानून में ज़्यादती दिखाई दे रही है, जहाँ भी ज़्यादा वो ओवर इंटरप्रिटेशन का स्कोप है कि लोगों को किसी भी बहाने बंद कर दो, तो वहाँ हम सुधार लाएंगे। हमने साफ लिखा है अपने मैनिफेस्टो। तो जहाँ तक कि बिजनेसमैन खुद हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी के लिए हम इस सरकार से बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए तैयार हैं, और हमने कहा है कि करेंगे। और क्योंकि हमारे वोटर्स ज़्यादा संख्या गरीब हैं, तो उनके लिए हमें ज़्यादा आइडियाज़ लाने पड़े हैं, ज़्यादा प्रपोजल्स। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ, तो ज़्यादातर हमारे प्रपोजल्स उस सेक्शन के लिए हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी के खिलाफ हैं। हम जैसे कि हमने टैक्स में स्टेबिलिटी का ऐलान किया है कि हम स्टेबल टैक्स रेजीम लाएंगे। मोदी जी के शासनकाल में कभी कटता है, कभी बढ़ता है। बिल्कुल फॉर्म्स, जो सरल फॉर्म्स हैं, इतने सरल हैं कि हर साल बदल जाते हैं। तो ये जो केओस और कन्फ्यूजन है, इसे भी हम दूर रखना चाहते हैं। तो हमारा मानना है कि जो बिजनेस है, बिग बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, मीडियम बिजनेस, सबका योगदान है और सबका आदर करना चाहिए, और सबका एक बहुत बड़ा योगदान है देश। आपकी ये जो स्कीम्स हैं, इसमें मैं ये इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बहुत सारी चीज़ें करती हैं। अब क्या है कि कुछ कंपनियां तो हम जानते हैं कि वो बेसिकली एक फाउंडेशन बनेगी और फिर वो मतलब आप फिर कुछ करते हुए दिखाएंगे और ऐसे लगेगा कि ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपने अपने मैनिफेस्टो में की हैं या प्रॉमिस की हैं, उसमें ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉड्यूल है, ये भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, ताकि ये जो एक बात कही जाती है, और ये बात सच भी है, कि मतलब अंत में देश का बजट जितना है वो उसके हिसाब से ही आपको खर्च करना होगा। मैं अपने दिल में बहुत ख्वाहिश रखूं कि मैं आपकी मदद कर दूं, लेकिन अगर मेरी हैसियत ही नहीं है तो फिर मैं कैसे ख्वाहिश कर दूं? या तो मैं रिकैलकुलेट करूं, कहीं से काटूं, कहीं से। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बजट। तो आपको लगता है इसमें और ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट आप मांगेंगे या चाहेंगे, ताकि ये मैनिफेस्टो आप पूरा कर पाएँ प्रभावी रूप से? देखिए, काफ़ी कंपनियां, खासकर बड़ी कंपनियां CSR में काफ़ी कुछ वैसे कर भी रही हैं, और बहुत अच्छा काम भी कई कर रही हैं। कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा था, शायद कुछ टैक्स के कारण या बेनिफिट, वो चेक बॉक्स टाइप का एक्टिविटी हो रहा होगा, लेकिन कई कंपनियों में स्पोर्ट्स में, डेवलपमेंट में, कल्चर में बहुत कुछ किया है। तो मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि इस समय ज़्यादा बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है। वॉलंटरीली अगर वो कुछ करना चाहें तो उनको ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए, उसके की दो राय नहीं हो सकती। लेकिन उनको क्या चाहिए? उनको एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए, और कांग्रेस पार्टी वादा करती है, और इस घोषणा पत्र, हमारे न्याय पत्र में हमने साफ कहा है कि एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट आएगा, टैक्स रेट स्टेबल होंगे, रेड राज ख़त्म हो जाएगा, और जो आपको करना है, आपको हम रोज़ नहीं बुलाएंगे कि आपको सेल्फी लेना है प्रधानमंत्री के साथ या कोई PR करना। ये सब, इनका काम ये नहीं है। इनका काम है धंधा करना, इनका काम है सही प्रकार का धंधा करना और देश को आगे लेना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, GDP बढ़ाना। तो हम फोकस उसी पे करेंगे। मेरा आखिरी सवाल, कास्ट सेंसस की बात कांग्रेस पार्टी करती है, वो मसला अलग कि ये आरोप भी लगता है कि जब आपने 2011 का सेंसस कराया था तो उसमें जो कास्ट सेंसस हुआ वो फिर कभी रिलीज़ ही नहीं हुआ। उसमें ये माना गया कि इसमें बहुत त्रुटियां हो गई, ये ठीक नहीं था जो सेंसस हुआ। इसी से जुड़ी हुई एक मांग ये भी रहती है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण,
तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये हैज़ दिस थॉट क्रॉस्ड योर माइंड, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि जब ये एक चैप्टर खुलेगा तो ये अपने आप में बहुत सारी कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ इशारा करेगा और कुछ लोगों के लिए एक मतलब वो संदेह प्रकट करेगा कि अब प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण हो रहा है। तो वेयर डज द कांग्रेस पार्टी? तो हमारी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है प्राइवेट सेक्टर आरक्षण के बारे में। हमने मैनिफेस्टो में इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। अब ये जो ये कास्ट सेंसस, ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है। हमारी सरकार के हज़ारों करोड़ रुपए ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरीज के बेनिफिट के लिए पैसा खर्च होता है, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं कि इनकी संख्या क्या है तो ये कैसे हो सकता है? तो एक ये सोसाइटी का एक्सरे है कि इनकी संख्या क्या है, इनकी गिनती होनी चाहिए। फिर जो पॉलिसीज़ हैं वो सही आधार पे बनाई जा सकती हैं क्या। तो ये एक ये हुआ। दूसरा हुआ है कि इनकी हिस्सेदारी, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में तो इनकी हिस्सेदारी हो चुकी है, क्योंकि एससी एसटी रिजर्व सीट्स होती हैं, ओबीसी का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिक्स में, लेकिन उसके आगे इंस्टीट्यूशंस में इनकी बहुत कम हिस्सेदारी हैं, जैसे कि सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, गवर्नमेंट के लेवल्स हों या बिग बिजनेसेस, कौन के मालिक कौन है, ये एक सोसाइटल एक्सरे मान लीजिए, ताकि लोगों को पता चला कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन होना चाहिए, ऐसा कुछ हमने मैनिफेस्टो में नहीं डाला, लेकिन एक कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए कि अगर इतना इम्बैलेंस है तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं। कुछ वॉलंटरी भी कर सकते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग उनके पॉलिसीज़ हैं इसके बारे में। साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम है, यूएस में कोई और सिस्टम है, अलग देशों में अलग सिस्टम है, तो इसकी चर्चा होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सीधा आरक्षण थोप देना चाहिए प्राइवेट सेक्टर पे, इसके बारे में कॉन्वर्सेशन होना चाहिए कि हिस्सेदारी कैसे बैलेंस्ड हो जाए। तो ये हमारा लक्ष्य है। तो एक है कि हमारी जो नीतियां हैं वो थोड़ी साइंटिफिक हो जाएं, कि अगर हमें लोगों की सही संख्या पता है तो फिर हम उसके लिए पॉलिसीज़ बना सकते हैं, और दूसरा एक कॉन्वर्सेशन हो जाए। इसके आगे हमने कुछ कहा नहीं है। बिल्कुल। अमिताभ दुबे जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।